भारतीय संस्कृति और इतिहास में यदि किसी आदर्श शासन की कल्पना की जाती है तो सबसे पहले नाम आता है रामराज्य का। जब जब भारत में अन्याय, असमानता और अराजकता का बोलबाला बढ़ा है, तब तब लोगों ने रामराज्य की चर्चा की है। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक आदर्श है, जिसे भारत के कण कण में पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया है। रामराज्य का अर्थ है एक ऐसा शासन जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, न्याय सबके लिए समान हो, धर्म सर्वोपरि हो और शासक निष्पक्ष तथा त्यागी हो। महात्मा गांधी भी जब स्वतंत्र भारत का सपना देखते थे तो उन्होंने कहा था, मेरा भारत तब तक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं होगा जब तक यहाँ रामराज्य की स्थापना न हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रामराज्य था क्या? उसका स्वरूप कैसा था? और क्या आज के समय में, जब समाज इतना जटिल और विविधतापूर्ण हो चुका है, वैसा रामराज्य संभव है? रामराज्य को केवल धार्मिक दृष्टि से देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें शासन का आधार धर्म और न्याय था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामराज्य का सुंदर वर्णन किया है। देहि सुख धर्म नित नीति करी, भय नहीं काहू कछु भय करी। अर्थात रामराज्य में सभी लोग सुखी थे, धर्म और नीति के अनुसार सबका जीवन चलता था और किसी को किसी से भय नहीं था। रामराज्य की विशेषताएं थीं: समान न्याय, राजा और प्रजा के लिए एक ही कानून, आर्थिक समृद्धि, सबको काम, सबको अन्न, कोई भिखारी नहीं, सामाजिक सौहार्द, जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, नारी सम्मान, स्त्रियां सुरक्षित और सम्मानित, शासक की निःस्वार्थता, राम स्वयं राजा होते हुए भी सबसे पहले जन कल्याण को महत्व देते थे, प्राकृतिक संतुलन, वर्षा समय पर होती थी, अकाल या महामारी नहीं थी। रामराज्य केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन मूल्य था। श्री राम ने स्वयं को प्रजा का सेवक माना। अयोध्या की गद्दी मिलने के बाद भी जब परिस्थितियां बदलीं, तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। यह त्याग केवल एक पत्नी के वचन के कारण नहीं, बल्कि यह संदेश देने के लिए था कि शासन में व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर जन कल्याण होता है। राम ने मित्र, भाई और पत्नी तक के मामलों में भी न्याय का पालन किया। जब सीता पर संदेह हुआ तो उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा को त्याग कर राजधर्म का पालन किया। यह कठोर निर्णय था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि राजा का पहला कर्तव्य है प्रजा का विश्वास बनाए रखना। राम ने कभी छल या अन्याय का सहारा नहीं लिया। रावण का वध भी उन्होंने युद्ध नियमों का पालन करते हुए किया। रामराज्य में सबके लिए समान अवसर थे। शबरी जैसी भीलनी को भी उन्होंने उतना ही सम्मान दिया जितना किसी बड़े ऋषि को। रामराज्य की झलक तुलसीदास के शब्दों में, रामराज बैठी त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम के राज्य में तीनों लोग प्रसन्न थे, सब दुख समाप्त हो गए थे। कहीं चोरी नहीं होती थी, किसी को अन्याय का डर नहीं था, किसान खुशहाल थे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते थे, ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा का प्रचार करते थे, स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती थीं। रामराज्य में शासन का मूल मंत्र था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आज के संदर्भ में अब प्रश्न उठता है कि क्या वैसा रामराज्य आज भी संभव है? आज का समाज बहुत जटिल हो चुका है। राजनीति में स्वार्थ और भ्रष्टाचार गहराई तक प्रवेश कर चुका है। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। समाज में जातिवाद, धर्मवाद और संकीर्ण मानसिकता फैली हुई है। नैतिकता और मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि रामराज्य केवल एक कल्पना है। वास्तव में यह एक आदर्श मॉडल है जिसे हम अपने समाज में लागू कर सकते हैं यदि हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ईमानदारी और त्याग का भाव अपनाएं।
रामराज्य का रहस्य केवल शासन में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की सोच और आचरण में छिपा है। यदि शासक त्यागी हो, यदि न्याय निष्पक्ष हो, यदि जनता कर्तव्यनिष्ठ हो और यदि समाज में धर्म, सत्य और समरसता की भावना हो, तो रामराज्य केवल इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान भी बन सकता है। रामराज्य को केवल किसी राजा का शासन कह देना उसके महत्व को छोटा करना होगा। यह एक ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी जिसने हर वर्ग को सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि प्रदान की। आइए अब विस्तार से देखें कि रामराज्य की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। पहला, न्याय की समानता। रामराज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी न्याय का निष्पक्ष होना। राजा राम ने कभी भी अपने प्रियजनों को विशेष छूट नहीं दी। जब सीता के विषय में संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उन्होंने व्यक्तिगत सुख-दुख से ऊपर उठकर प्रजा के विश्वास को प्राथमिकता दी। रामराज्य में न्याय का आधार केवल धर्म था, न कि जाति, धर्म या शक्ति। राजा और प्रजा दोनों एक ही कानून के अधीन थे। यही कारण था कि प्रजा को यह भरोसा था कि राजा कभी अन्याय नहीं करेगा। दूसरा, आर्थिक समृद्धि और संतुलन। तुलसीदास जी लिखते हैं, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रामराज्य में हर व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य में संतुष्ट था। किसानों को समय पर वर्षा मिलती थी और उनकी फसलें लहलहाती थीं। व्यापार में ईमानदारी थी और कोई धोखाधड़ी नहीं करता था। मजदूरों को उनके श्रम का पूरा सम्मान मिलता था। यह एक ऐसा समाज था जहां गरीब और अमीर का अंतर न्यूनतम था। कोई भिखारी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था। तीसरा, सामाजिक सौहार्द और समरसता। रामराज्य की सबसे बड़ी ताकत थी समरसता। वहां जात पात के भेदभाव को महत्व नहीं दिया जाता था। शबरी जैसी भीलनी को भी वही सम्मान मिला जो किसी ऋषि मुनि को। निषादराज गुह को राम ने अपना मित्र और सहयोगी माना। इससे स्पष्ट होता है कि रामराज्य में समाज को तोड़ने वाली कोई दीवार नहीं थी। सबको बराबर समझा जाता था। चौथा, नारी सम्मान और सुरक्षा। रामराज्य में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानित थीं। कैकेयी जैसी रानी को निर्णय लेने का अधिकार था। सीता जैसी पवित्र और त्यागमयी स्त्रियां आदर्श थीं। शूर्पणखा जैसी गलत प्रवृत्ति वाली स्त्री को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया गया। स्त्रियों की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे समाज और संस्कृति की धुरी थीं। पांचवा, धर्म और नैतिकता का शासन। रामराज्य का आधार केवल धर्म था, लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ संकीर्ण धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सत्य, नीति, न्याय और लोक कल्याण था। चोरी, झूठ और पाखंड को स्थान नहीं था। राजा स्वयं मर्यादा का पालन करता था, इसलिए जनता भी नीति पर चलती थी। रामराज्य में शासन का यह सिद्धांत था, राजा वही है जो पहले स्वयं धर्म का पालन करे, फिर दूसरों से करवाए। छठा, प्रकृति का संतुलन। रामराज्य में केवल समाज ही नहीं, प्रकृति भी संतुलित और सहयोगी थी। वर्षा समय पर होती थी, अकाल या महामारी नहीं होती थी। भूमि उपजाऊ थी और पर्यावरण स्वच्छ। यह इस बात का प्रतीक है कि जब समाज और शासन धर्म सम्मत होता है, तो प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। सातवां, भय का अभाव। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहि सुख धर्म नित नीति करी, भय नहीं काहू कछु भय करी। रामराज्य में कोई किसी से भयभीत नहीं था। राजा को प्रजा से भय नहीं था। प्रजा को राजा या अपराधियों से डर नहीं था। पड़ोसी राज्यों से भी कोई संकट नहीं था। यह वह अवस्था थी जब समाज में विश्वास, सुरक्षा और स्थिरता कायम थी। वाल्मीकि और तुलसीदास की दृष्टि। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में रामराज्य का वर्णन मिलता है।
वाल्मीकि ने राम को एक आदर्श पुरुष और न्यायप्रिय शासक बताया। तुलसीदास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम और प्रजा के संरक्षक के रूप में चित्रित किया। दोनों की दृष्टि में रामराज्य केवल एक शासन नहीं, बल्कि एक जीवन मूल्यों का आदर्श समाज है। रामराज्य केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि आज भी लोगों की प्रेरणा है। संत कबीर, तुलसीदास और अन्य संतों ने रामराज्य को आदर्श माना। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में रामराज्य की स्थापना करनी है। रामराज्य का अर्थ गांधी जी के लिए था न्यायपूर्ण समाज, समान अवसर, नैतिक राजनीति, सत्य और अहिंसा पर आधारित शासन। रामराज्य का विचार केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक कल्पना नहीं है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेतायुग में था। जब जब समाज में अव्यवस्था, अन्याय और असमानता बढ़ी है, तब तब लोग रामराज्य की ओर देखने लगे हैं। आइए अब देखें कि रामराज्य और आधुनिक भारत में क्या संबंध है। पहला, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी की दृष्टि। महात्मा गांधी ने बार बार कहा कि स्वतंत्र भारत का सपना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक रामराज्य की स्थापना होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार रामराज्य का अर्थ किसी धार्मिक राज्य से नहीं था, बल्कि ऐसा समाज जहां सत्य, अहिंसा, समानता और न्याय की प्रधानता हो। उन्होंने कहा, मेरे लिए रामराज्य का अर्थ है जनता का राज्य, जहां शोषण न हो और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। इस प्रकार गांधी जी ने रामराज्य को आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जोड़कर देखा। दूसरा, भारतीय संविधान और रामराज्य। भारत का संविधान जब बनाया गया, तब उसमें भी रामराज्य जैसी कल्पना झलकती है। समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये सब मूल्य रामराज्य के ही आधुनिक रूप हैं। फर्क बस इतना है कि प्राचीन काल में यह धर्म और नैतिकता पर आधारित था, जबकि आज यह कानून और संविधान पर आधारित है। तीसरा, आधुनिक चुनौतियां। रामराज्य की स्थापना आसान नहीं है, क्योंकि आज समाज कई नई चुनौतियों से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार, शासन और प्रशासन में ईमानदारी की कमी है। असमानता, अमीर और गरीब के बीच खाई लगातार बढ़ रही है। जाति और धर्म का भेदभाव, समाज को बांटने वाली ताकतें अभी भी सक्रिय हैं। पर्यावरण संकट, प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। इन परिस्थितियों में रामराज्य जैसा आदर्श पाना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। चौथा, राजनीति और रामराज्य। आज की राजनीति अक्सर सत्ता, स्वार्थ और लाभ पर केंद्रित हो गई है। नेता चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का अभाव है। सत्ता प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य बन गई है। इसके विपरीत रामराज्य में राजनीति का आधार केवल जनकल्याण और धर्म था। राम स्वयं राजा होने के बाद भी खुद को प्रजा का सेवक मानते थे। यही सिद्धांत अगर आधुनिक राजनीति में लागू हो जाए तो रामराज्य की झलक मिल सकती है। पांचवा, सामाजिक जीवन में रामराज्य। आज समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, नशा और हिंसा। रामराज्य में समाज का आधार था सत्य बोलना, श्रम का सम्मान करना, परस्पर सहयोग, स्त्रियों और कमजोर वर्गों का सम्मान। यदि आज भी समाज इन मूल्यों को अपनाए तो रामराज्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता बन सकता है। छठा, शिक्षा और रामराज्य। रामराज्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण और धर्म पालन था। गुरुकुल प्रणाली में बच्चों को धर्म, नीति और शास्त्रों के साथ साथ जीवन के व्यावहारिक गुण सिखाए जाते थे। विद्या का लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि मानवता और समाज सेवा था।
आज की शिक्षा प्रणाली यदि केवल डिग्री देने के बजाय जीवन मूल्यों पर केंद्रित हो तो यह रामराज्य की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। 7वां, आधुनिक उदाहरण और प्रेरणा। भारत के कई गांव और छोटे समुदाय आज भी रामराज्य जैसी झलक प्रस्तुत करते हैं, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, पंचायत स्तर पर न्याय दिया जाता है, सामूहिक सहयोग से विकास के कार्य होते हैं। यानी कि छोटे स्तर पर रामराज्य आज भी संभव है। सवाल यह है कि क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। 8वां, गांधी जी की व्याख्या बनाम आज की राजनीति। गांधी जी ने कहा था कि सच्चा रामराज्य तब आएगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, हर गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, उद्योग और विकास का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहे, हर नागरिक जिम्मेदारी के साथ समाज के लिए योगदान दे। लेकिन आज की राजनीति अक्सर विकास को केवल बड़ी इमारतों, मॉल और मेट्रो से जोड़कर देखती है। असल विकास तो वही है जब हर गरीब का बच्चा पढ़ सके, हर परिवार को भोजन मिले और हर महिला सुरक्षित महसूस करे। यही है रामराज्य की सच्ची परिभाषा। रामराज्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव समाज के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण है। जब समाज टूटता है, जब राजनीति स्वार्थी हो जाती है, जब लोग व्यक्तिगत लालसा में अंधे हो जाते हैं, तब रामराज्य जैसी अवधारणा ही समाज को फिर से जोड़ सकती है। पहला, आज रामराज्य क्यों जरूरी है? आज के युग में हर ओर असंतोष और बेचैनी है। लोग अधिक सुविधाएं चाहते हैं, पर संतोष नहीं मिलता। अमीर और गरीब के बीच खाई गहरी होती जा रही है। राजनीति में ईमानदारी घट रही है। परिवार और समाज में मूल्य टूट रहे हैं। ऐसे में हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो केवल विकास ही नहीं, बल्कि समानता, न्याय और शांति भी दे। यही है रामराज्य। रामराज्य जरूरी है क्योंकि यह हमें संतुलित विकास सिखाता है। यह समाज को धर्म और नीति पर आधारित बनाता है। यह हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान देता है। यह शासन को जनसेवा का प्रतीक बनाता है। दूसरा, आज की चुनौतियां। रामराज्य को आज लागू करने में कई बड़ी चुनौतियां हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार राजनीति सेवा से ज्यादा लाभ कमाने का साधन बन गई है। नेता अक्सर जनता के बीच केवल चुनाव के समय आते हैं। सामाजिक असमानता, जाति, धर्म और आर्थिक स्तर पर समाज अब भी बंटा हुआ है। यह रामराज्य की सबसे बड़ी बाधा है। नैतिकता का पतन। लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में इतना डूब गए हैं कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भूल जाते हैं। शिक्षा की दिशा। आज की शिक्षा नौकरी तक सीमित हो गई है, जबकि रामराज्य में शिक्षा का लक्ष्य चरित्र निर्माण था। पर्यावरण संकट। रामराज्य प्रकृति और मानव का संतुलन था, लेकिन आज विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण हो रहा है। तीसरा, समाधान। रामराज्य की ओर कदम। अब सवाल है कि इन चुनौतियों के बीच हम रामराज्य की ओर कैसे बढ़े। राजनीति में नैतिकता का पुनर्जागरण। नेताओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। चुनावी राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रयोग कम होना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। समाज में समानता और समरसता, जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय पहचान को प्राथमिकता देना। गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए विशेष नीतियां। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना। शिक्षा का पुनर्गठन। शिक्षा में नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान और संस्कृति का समावेश। बच्चों को केवल डिग्री नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाना। आर्थिक न्याय। हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर। किसानों और मजदूरों को सम्मान और उचित मूल्य। गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था।
पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, नदियों और वनों का संरक्षण, सतत विकास को प्राथमिकता। चौथा, क्या आधुनिक लोकतंत्र रामराज्य बन सकता है? हाँ, आधुनिक लोकतंत्र रामराज्य का आधुनिक रूप हो सकता है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी है और रामराज्य में भी प्रजा की खुशी सर्वोपरि थी। लोकतंत्र में संविधान है, रामराज्य में धर्म और नीति थी। लोकतंत्र में न्यायालय हैं, रामराज्य में न्याय स्वयं राजा की जिम्मेदारी थी। यानी कि मूल भाव एक ही है, जनकल्याण। फर्क सिर्फ यह है कि आज इसे कानून और संस्थाओं के जरिए लागू किया जा सकता है। पांचवा, रामराज्य के आधुनिक उदाहरण। भारत के कई छोटे छोटे गांव और संगठन रामराज्य जैसी झलक दिखाते हैं, जहां पंचायतें बिना पक्षपात के न्याय देती हैं, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास सामूहिक प्रयास से होता है। कई महान नेता भी रामराज्य से प्रेरित होकर कार्य करते रहे हैं। महात्मा गांधी ने इसका सपना देखा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के जरिए समाज में समानता की कोशिश की। अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगण सिद्धि को आदर्श समाज का रूप दिया। छठा, प्रेरक दृष्टांत। मान लीजिए अगर आज कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राम के आदर्शों को अपनाए, हर निर्णय से पहले यह सोचे कि क्या इससे सबसे गरीब व्यक्ति का भी भला होगा, स्वयं सादगी का जीवन जिए, शासन में पारदर्शिता रखे, हर नागरिक को न्याय और सुरक्षा दे, तो निश्चित ही लोग कहेंगे यह रामराज्य की शुरुआत है। सातवां, भविष्य की ओर दृष्टि। रामराज्य कोई जादू नहीं है जो रातों रात आ जाएगा। यह एक प्रक्रिया है। इसके लिए पहले व्यक्ति को बदलना होगा, फिर परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र। यदि हर नागरिक ईमानदारी, सत्य और करुणा को अपने जीवन में उतारे तो धीरे धीरे पूरा समाज रामराज्य की ओर बढ़ सकता है। रामराज्य केवल एक पौराणिक कथा या धार्मिक कल्पना नहीं है। यह भारतीय संस्कृति का वह आदर्श है जिसने सदियों से समाज को दिशा दी है। भगवान श्री राम के शासन का मूल संदेश यही था कि सत्ता का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। रामराज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित था। किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, स्त्रियों को सम्मान मिलता था, गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं था और शासक स्वयं को प्रजा का सेवक मानते थे। यही कारण है कि जब भी लोग अच्छे शासन की कल्पना करते हैं तो वे रामराज्य को ही याद करते हैं। आज का भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और पर्यावरण संकट। इन समस्याओं का हल केवल तकनीक या नीतियों से नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें उन आदर्शों की ओर लौटना होगा जिन्हें रामराज्य ने स्थापित किया था। आधुनिक युग में रामराज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम प्राचीन राजतंत्र को वापस लाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम लोकतंत्र को और अधिक नैतिक, पारदर्शी और जनकल्याणकारी बनाएं, जहां नेता जनता के सेवक हों, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो, जहां समाज में भाईचारा और समानता हो, और जहां विकास केवल भौतिक न होकर नैतिक और आध्यात्मिक भी हो। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि उनका सपना रामराज्य का है, लेकिन यह किसी धार्मिक राज्य का नहीं, बल्कि ऐसा राज्य है जहां सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति को भी न्याय और सम्मान मिले। यह विचार हमें बताता है कि रामराज्य आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। रामराज्य को आज के समय में लागू करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यदि शासन पारदर्शी और जवाबदेह हो, यदि जनता अपने कर्तव्यों का पालन करे, यदि समाज एकता और सहानुभूति पर चले, तो हम रामराज्य की दिशा में बढ़ सकते हैं।
अंततः रामराज्य कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, एक सतत प्रयास। यह वह दीपस्तंभ है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल भौतिक उन्नति में नहीं, बल्कि न्याय, समानता और धर्म में है। यदि हम सब मिलकर ईमानदारी, सेवा भाव और कर्तव्य पालन को अपनाएं, तो निश्चय ही आने वाला भारत रामराज्य की झलक दिखा सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।